सेल वॉल के बारे में, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लो ये सेल है, ठीक है, तो सबसे बाहर वाले स्ट्रक्चर को हम कहते थे क्या चीज, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद अंदर जो होता था डेंस फ्लूइड होता था, इस फ्लूइड को हम लोग सिंपली क्या बोलते थे, प्रोटोप्लाज्म। ये दो प्रकार का डिवाइड किया था हम लोगों ने, कौन कौन, न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर है तो साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर का मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के ये अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है। तो देखो, तो अगर मान लो ये सेल है तो फिर इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। प्रॉब्लम है तो, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मान लो प्लांट सेल होगा, ठीक है, प्लांट सेल होगा तो प्लांट सेल में इस सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। प्लांट सेल में, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में सबसे बाहर में एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हार्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल वॉल। ये जो होता है ना एक्चुअली सेलुलोज से बन के बना होता है, सेलुलोज से मिल करके बना होता है। ये सेलुलोज क्या है भाई, तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो आज ह्यूमन में डाइजेस्ट नहीं होता है। जितने आलू के छिलका उनका होते हैं ना या सब्जी के छिलका, तो उसमें सेलुलोज पाया जाता है। ये हम लोग को डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए आलू के छिलका को आदमी क्या करता है, छिल करके फेंक देता है। दिक्कत है तो मान लो कि ये बाहर में जो हो गया एक हार्ड स्ट्रक्चर हो गया, जिस स्ट्रक्चर का नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, सेल वॉल। दिक्कत है ये सेलुलोज से मिल करके बना होता है, और इतने ना इस पे, इसको और हार्ड बनाने के लिए इस पे अलग अलग और मटेरियल जमा कर दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जैसे लिग्निन, पेक्टिन, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। अब जान लेते हैं कि इस सेल वॉल का काम क्या है, इस सेल वॉल का काम क्या है। तो इस सेल वॉल का काम पहले है कि इसके बॉडी को कड़ा हार्ड बनाना, प्लांट के बॉडी को हार्ड बनाना। जैसे तुम्हारे बॉडी को टच करोगे, ठीक है, सॉफ्ट होगा, दब जाएगा, लेकिन यही अगर प्लांट को जा करके टच करोगे तो वो एकदम हार्ड होता है, पत्थर की तरह, कंक्रीट की तरह हार्ड होता है। तो उस कंक्रीट की तरह हार्ड उसको कौन बनाता है, तो वो बना देता है सेल वॉल। कौन बना देता है, सेल वॉल। पहले तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब बात ऐसा है कि मान लो कि तुमको जो है आ करके कोनो जानवर मार दे, ठीक है, तो जानवर मार तो क्या करेगा, हॉस्पिटल चल जाओगे, दो चार को हड्डी टूट जाएगा। लेकिन अगर वही प्लांट की बात करते हैं तो रोज चार को गधा भैंसा आ करके उसमें डरते रहता है, रगड़ते रहता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ असर नहीं होता है। तो उसको कौन बचाता है, सेल वॉल बचाता है। कौन बचाता है, सेल वॉल बचाता है। अगली बात, मान लो कि बाहर में बहुत ज़्यादा धूप है, अभी गर्मी का मौसम है, बाहर में तुमको 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, कपड़ा शर्ट उतार करके। अब क्या होगा, घर आओगे शाम को 5 बजे के बाद कि हॉस्पिटल जाओगे, तो भाई धूप लगेगा, बीमार होगा आदमी, पहुंच जाएगा हॉस्पिटल। अलग की बात है कि अभी हॉस्पिटल में एडमिटो नहीं कर रहा है, बच के रहना, ठीक है। लेकिन प्लांट तो बेचारा सुबह से लेकर के शाम तक, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बाढ़ आया है, पानी लगा है, उससे मतलब नहीं है, वो बेचारा हमेशा बाहर ही खड़ा रहता है, ठीक है। तो बाहर खड़ा रहता है तो उसको उस ह्रास एटमॉस्फेरिक कंडीशन से कौन बचाता है, सेल वॉल बचाता है, ठीक है। उस बाहर के टेम्परेचर का असर नहीं होने देता, चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो। तीसरी बात, अभी आज के कंडीशन में ये हाल है कि सारा आदमी अंदर और कोरोना बाहर, रोड पे आदमी निकल नहीं रहा डर के मारे, काहे, कोरोना पकड़ लेगा। तो ये घूम रहा है कोरोना गली गली, रोड रोड पे, ठीक है। लेकिन प्लांट बेचारा भाग के किसके घर जाएगा, किसके घर जाएगा, ये क्यों नहीं लुकाएगा, ये तो बेचारा जहाँ है तहाँ है। तो दिक्कत है कि उसको काहे नहीं पकड़ रहा। तो याद रखना, प्लांट को पैथोजिन और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से ये सेल वॉल बचाता है। उसके बीच के गैप को ना क्या करता है, बंद कर देता है। अब गैप को फिल कर देगा तो कहीं जगह है नहीं रहेगा, कोई घुस जाए अंदर उसके बॉडी में, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए जो है ये प्लांट को पैथोजिन से भी बचाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हरास एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए मदद करता है, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, पानी लगा हो, कुछ हो, ठीक है। सेलुलोज से मिल करके बना होता है, जो एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। प्रॉब्लम, इसके बाद कुछ अलग से मटेरियल जैसे लिग्निन, क्यूटिन जो है इस पर डिपॉजिट कर दिया जाता है ताकि ये और हार्ड हो जाए, वैक्सी हो जाए, ताकि बाहर के एटमॉस्फेरिक कंडीशन का इस पर असर ना हो। चलिए आते हैं, अब हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं या इसके बारे में स्टूडेंट्स। तो सेल वॉल देखिए, आउटर मोस्ट रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लांट सेल इज नोन एज सेल वॉल। प्लांट सेल में जो सबसे बाहर में रिजिड स्ट्रक्चर होता है, बहुत कड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं क्या, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात हम लोग पढ़े अभी कि ये जनरली सेलुलोज से मिल करके बना होता है, ठीक है। फंगस में हम इस सेलुलोज को चिटिन कहते हैं, चिटिन को जनरली फंगस सेलुलोज कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फंगस का सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो आप बताएंगे क्या, चिटिन से। और जनरली जितने प्लांट होते हैं उसका सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो सेलुलोज से। अभी मैंने बताया था सेलुलोज एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तीसरी बात की लिग्निन, सब्रिन और क्यूटिन जो है इसके ऊपर डिपॉजिट होता है। ये लिग्निन इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सब्रिन इसको इम्परमिएबल बनाता है, और क्यूटिन जो है सरफेस कोट में मदद करता है। इसके बाद देखो, तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है, तो अभी मैंने बताया था कि ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट करता है, पैथोजिन और मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, और तीसरी बात कि ये जो है ह्रास एटमॉस्फेरिक कंडीशन में इसको सर्वाइव करने में मदद करता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्लांट के सेल में ये सेल में एक बीच में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते थे न्यूक्लियस। क्या कहते थे, न्यूक्लियस, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके बारे में, हाँ तो देखिए, तो अगर हम बात करते हैं कि ये सेल है, क्या सेल है, ठीक है। तो सेल है तो बाहर के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद अंदर बहुत सारा ये स्ट्रक्चर होता था जिसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, और इसको न्यूक्लियस बोलेंगे। दिक्कत क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। अब इस न्यूक्लियस को हम यहाँ बाहर खींच करके ले आते हैं, ठीक है, और इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे तो इसका जो बाहर का ये स्ट्रक्चर होगा ना, वो इस तरीके से होता है, कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और इसके बीच में जो है ना कुछ गैप होता है। समझ में आ रही बात, इस तरीके से कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो अगर ये सेल था तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। तो अगर न्यूक्लियस है तो हम इसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हम लोग पढ़े थे कि एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है, ठीक है। इसके बाद इसका फंक्शन पढ़े थे कि कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को होकर के अपने यहाँ से पास करने देता है। तो वही फंक्शन है जस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, पूरे इस न्यूक्लियस को सेल से अलग करता है, सेल से अलग करता है। दूसरी चीज़ की कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही अपने से पास करने देता है, ठीक है। अगर यहाँ ये सेल था तो क्या था, साइटोप्लाज्म कहते थे इसको। तो अगर उसी तरीके से न्यूक्लियस है तो अंदर में जो है हम बताए थे एक फ्लूइड भरा होता है इसके भी अंदर, ठीक है, और इसको हम कहते हैं क्या, तो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रॉब्लम है, अब अगर ये सेल है तो बीच वाले स्ट्रक्चर को हम कहते थे न्यूक्लियस। क्या कहते थे, न्यूक्लियस। दिक्कत, तो अगर ये न्यूक्लियस है तो बीच वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। देखिए, तो अगर हम मान लेते हैं कि इसमें पढ़े थे बहुत सारा डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते थे सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते थे, सेल ऑर्गेनेल्स। उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारा इस तरह से उलझा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स, और इस गैप को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। प्रॉब्लम है, तो आप जो है इस फिगर को क्या करेंगे,
उतार लेंगे। आप लोग जो है इस फिगर को उतार लेंगे, आगे हम लोग इसके बारे में डिफिनीशन देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो ए लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि कुछ सेल में एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस होता है, ये आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है सबसे बाहर में, डबल लेयर होता था। तो ये डबल में लेयर जो है किस चीज़ में मदद करता था, तो सेल से इस न्यूक्लियस को अलग करता था, ठीक है। और उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता था जिसको न्यूक्लियर पोर कहते थे, जो इसको एक्सचेंज करने में मदद करता था सबस्टांस को साइटोप्लाज्म से। प्रॉब्लम दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म होता था, जिसको न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं। ये एक डेंस कलरलेस फ्लूइड है, या कह सकते हैं सैप है, ठीक है, जो किस चीज़ में मदद, जो क्रोमेटिन थ्रेड्स और न्यूक्लियस को जो है कंटेन करता है। आगे चलते हैं न्यूक्लियस, तो बीच में एक बड़ा सा गोल टाइप का डेंस स्ट्रक्चर होता था जिसको हम न्यूक्लियस कहते थे, ठीक है। ये सारे न्यूक्लियस के फंक्शन को कंट्रोल करता है। उसके बाद देखते हैं, तो ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। और दूसरी बात कि ये साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन होता है। ये राइबोसोम हम लोग जब पढ़ेंगे अलग से सेल ऑर्गेनेल्स, तो वहाँ पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रॉब्लम है, तो अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे क्रोमेटिन थ्रेड्स के बारे में। ये क्रोमेटिन सपोज करने की ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, तो बीच में बहुत सारा इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता था जिसको हम कहते थे क्रोमेटिन थ्रेड्स। प्रॉब्लम है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते थे, क्रोमेटिन थ्रेड्स। अब देखेंगे जब सेल डिवाइड होने को होता है, ठीक है, जब मान लो ये सेल डिवीजन होने को होगा, तो ये क्रोमेटिन थ्रेड्स जो है ना इस प्रकार से मान लो उलझे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, लंबा इस तरह से धागा बिखरा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है एक जगह कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, कंडेंस होकर के और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। थ्रेड लाइक से क्या होगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। प्रॉब्लम, और इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोजोम। एक्चुअली इस क्रोमोजोम में दो गो सिमिलर रॉड होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटाइड्स। क्या कहते हैं, क्रोमेटाइड्स बोलते हैं। जैसे अब देखो, तो यहाँ पर जो है ना एक इस प्रकार का रॉड हो गया, एक जो है इस प्रकार का रॉड हो गया, और एक जो है ये रॉड हो गया, ठीक है। तो ये दो सिमिलर एक जैसे रॉड से मिल करके और बना होता है जिसको हम कहते हैं क्या, क्रोमेटाइड्स। मतलब एगो क्रोमेटाइड्स ई हो गया और एगो क्रोमेटाइड्स ई हो गया, और दोनों क्रोमेटाइड्स एक जगह आकर के किसी न किसी पॉइंट को पे जुड़ा होता है, और जिस पॉइंट पर ये जुड़ा होता है उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमर्स। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमर्स बोलेंगे। प्रॉब्लम है, और ये क्रोमोजोम जो है ना इसमें एक प्रोटीन होता है, इस क्रोमोजोम में प्रोटीन होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है, और यही इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है कि ये जो नए बच्चे हैं वो उसका फॉर्मेशन कैसे करना है। जैसे इंसान का बच्चा है तो इंसान जैसा होगा, गधा का बच्चा गधा जैसा होगा, ठीक है, घोड़ा का बच्चा घोड़ा जैसा होगा। अलग की बात है, कुछ आदमी इंसान को भी घोड़ा गधा बना देते हैं, नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन दिखता तो इंसान जैसा है ना। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सिमिलर स्ट्रक्चर है, बॉडी है, क्या है, हाथ बनाना है, पाँव बनाना है, नाक कैसा बनाना है, दांत कैसा बनाना है, तो ये सब जो है इंफॉर्मेशन लेकर के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन जाता है, तो क्रोमोजोम जाता है। प्रॉब्लम है, और इसमें क्या होता है, तो प्रोटीन होता है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दिक्कत कि ये क्रोमेटिन थ्रेड्स का है, इसको क्या करेंगे, कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सेल, ये न्यूक्लियस के बेसिस पे हम लोग सेल को दो भाग में बांट देते हैं। न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो भाग में। एक प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, PROKARIOTI सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए, प्रो का मतलब होता है प्राइमरी, प्रो का मतलब होता है प्राइमरी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ शुरुआत जब हम लोग करते हैं ना, तो वो जो है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होता। जैसे चार्ल्स बेबेज जब शुरू में कंप्यूटर बनाया था तो बहुत बड़ा सा स्क्रीन था, ठीक है, बड़ा सा CPU होता था, तो एगो होने से बटन पावर ऑन करके चलाता था, हाँ जी ऑन कर दिए हैं, तो इन्हें कहता था अरे लाइट आया जी, हाँ स्क्रीन जल रहा है। कहने का मतलब बहुत बड़ा था, इधर उधर दौड़ करके काम करना पड़ता था। आज देखो इतना छोटा सा टैब आ गया,
हम लोग आराम से बैठ के मोबाइल की तरह वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात, अब मोबाइल फ़ोन को ले लो, मोबाइल की बात आ ही गई है, तो मोबाइल फ़ोन आया सबसे पहले नोकिया का ब्लैक एंड वाइट फ़ोन, सिर्फ फ़ोन लगाने और काटने का काम होता था, ठीक है, बात करके रख सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। अब थोड़ा सा एडवांस कर दिया, रंगीन कर दिया, बात ऐसा कि अब रंगीन करने के बाद उसमें स्नेक वाला गेम दे दिया, उससे थोड़ा सा एडवांस किया तो रेडियो कर दिया। आज देखो टच स्क्रीन मोबाइल है, पूरा वर्ल्ड जो है बस इसी में समाया हुआ है। किसी से बात करना है दुनिया में कहीं भी हो, जाने की ज़रूरत नहीं है, कैसा है, चेहरा क्या है, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, सब कुछ हम बैठे बैठे देख सकते हैं। नहीं, तो कहने का मतलब ये कि शुरुआती दौर में कोई भी चीज़ एडवांस नहीं होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब भगवान सेल बनाना शुरू किए तो जो शुरुआत का सेल था, प्राइमरी सेल था, वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था। बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था का मतलब कि ये हो गया, मान लो सेल मेम्ब्रेन तो था, ठीक है, बीच में होता था न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का सारा कंपोनेंट होगा, लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है नहीं होता था। अब इसके चलते हमको ये नहीं पता चल पाता था कि कहाँ पर न्यूक्लियस है, शुरुआत है, और कहाँ से साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसका मतलब कि वो सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब प्राइमरी, सबसे पहले इस अर्थ पे जो सेल आया था ना वो सब प्रोकैरियोटिक ही होता था, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता था। समझ में आ रही है बात? प्रो मतलब हो गया प्राइमरी, शुरुआत के सेल को हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इस किसको कहते हैं? तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है डेवलप नहीं होता है, वैसे सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। दूसरा होगा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक का मतलब कि जिसमें अब एडवांस हो गया है टेक्नोलॉजी, अब पता चल जाता है कहाँ से न्यूक्लियस है, कहाँ से साइटोप्लाज्म, मीन्स वो सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है डेवलप होता है, प्रेजेंट होता है, तो हम उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। दोनों में थोड़ा, हाँ तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं। ऑन बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अभी मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक किसको बोलेंगे? तो प्राइमरी सेल को, मीन जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता था। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते थे इसमें नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया टेक्नोलॉजी पुरानी है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होगा, सब अलग अलग करके नहीं होता है। इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। ये अब मान लो मेम्ब्रेन बॉन्ड कुछ है भी नहीं किया तो सब एक में मिल गया तो सब छोटा हो जाएगा। तो इसका साइज जो है क्या होता है? छोटा होता है, लगभग एक से जो है कितना 10 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। और इसका साइज बड़ा बड़ा, सबको अलग अलग बॉन्ड करके रखना है, बांध के रखना है, तो साइज तो इसी बढ़ जाएगा 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक, ठीक है, जिसको म्यू मीटर भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो है किसमें पाया जाएगा? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और ये प्लांट, एनिमल, फंगस और बहुत सारे ये ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। तो आप लोग इस डिफरेंस को लिख लीजिए, ठीक है।